हेलो रसगुल्ला आर्मी के जवानों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू, जय रसगुल्ला आर्मी। क्या हाल चाल है जवानों? उम्मीद कर रहा हूं पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी एकदम खुश होगी, स्वस्थ होगी और मेरे ही आने का इंतजार कर रही होगी। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जुड़ जाओ सारे के सारे रसगुल्ले, रसगुल्लियां, पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छो। जल्दी से आज के इस बहुत खूबसूरत से, बवंडर से, जबरदस्त से, जिंदाबाद से लेक्चर में जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ भाई, सारे के सारे लोग जल्दी से आ जाओ इस बहुत प्यारे से खूबसूरत से लेक्चर में। जल्दी से सारे लोग आ जाओ। और अगर ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है तो एक बार लिख दो स्क्रीन पर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यस, जल्दी से मेरे लाडले बच्चों, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एकदम क्लियर है। तो चलो दोस्तों, संडे को आप लोगों का टेस्ट हो चुका है। मेरे पास कल से ही ताबड़तोड़ मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ एक बच्चे को ये अफसोस है कि उनके किसी के 2 सवाल गलत हो गए, किसी के 3 सवाल गलत हो गए। तो आज मैं एक बड़ी प्यारी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं। बच्चे, जब भी आप टेस्ट पेपर दो तो मुझे पहले ये बताओ कि आप में से कितने लोग थे जिन्होंने टेस्ट पेपर दिया और टेस्ट पेपर देने के बाद उस टेस्ट पेपर को एनालिसिस किया। क्योंकि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बात करता हूं कि अगर अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा स्कोर करना है तो गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और गलतियों को सुधारने के लिए हमें हर टेस्ट पेपर के बाद टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। और उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस में आप बिल्कुल बताइए, लिखिएगा कि सवाल अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। आपको वो बिल्कुल आता नहीं था, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, या OMR भरने में या टिक करने में कोई गलती होगी। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। जब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन को आप हरदम अपनी हैबिट में ले आएंगे, फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे हर टेस्ट में आप अपनी छोटी छोटी कमियों को ढूंढ पाएंगे, उनका सुधार कर पाएंगे। और अगले टेस्ट में कोशिश यही रहेगी कि जो गलतियां पिछले टेस्ट में की थी वो रिपीट ना हो। तो हर बार जब आप पुरानी गलतियों को रिपीट करना बंद कर देंगे, अगले टेस्ट में कुछ नई गलतियां की, तो 4-5 टेस्ट के बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपकी गलतियां जो थी वो ना के बराबर बचेगी। और जब गलती होने के चांस ही ना के बराबर रहेंगे तो स्कोर बहुत अच्छा आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड होगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो भी 7वें आसमान पे रहेगा, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट जो रहेगा आपका वो भी अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी भी अच्छा रहेगी। और जब सब कुछ ही बहुत बढ़िया रहेगा तो रिजल्ट तो एकदम बवंडर रहने वाला है, बवंडर रहने वाला है। मेरी बात क्लियर है? तो बड़े ध्यान से मुझे बताओ कि आप लोगों ने पेपर एनालिसिस कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से। यस, क्या बात है। जिन लोगों ने पेपर एनालिसिस कर लिया वो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो ताकि मुझे मेरी बात पता चल जाए। और जिन लोगों ने नहीं किया मेरे दोस्तों, वो एक बार पेपर एनालिसिस पक्का पक्का करे, पक्का पक्का करे। तो पहले तो कर लिया वो आग लगा दो, फिर दिल निकाल के वो लोग फेंक दो जो कह रहे हैं कि सर अभी तक नहीं किया था, अब आपका लॉजिक मेरे समझ में आ गया है और मैं अब पक्का इसको इंप्लीमेंट करूंगा या करूंगी। वो एक बार बता दो। तो अभी मैं देख पा रहा हूं नहीं किया अभी तक उनकी संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पेपर एनालिसिस करने वालों की संख्या कम नजर आ रही है। तो जिन लोगों की संख्या नहीं करने वालों की ज्यादा आ रही है, मैं उनसे यही कहूंगा कि बेटा बिल्कुल वेट मत करो, इंतजार मत करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम देने से भी इंपॉर्टेंट है पेपर का एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक हम गलतियों को ढूंढेंगे नहीं तब तक सुधार कैसे करेंगे। और अगर गलतियां पता नहीं चली, सुधार हो नहीं पाया, तो फिर स्कोर भी अच्छा नहीं आएगा, परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए बेहद जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? अब ताबड़तोड़ दिल निकाल के जनता फेंक रही है कि सर अभी तक जो हो गया भाड़ में जाए, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। यही प्रॉमिस हम कर रहे हैं
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलो इसी प्रॉमिस के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, उत्सर्जी पदार्थ तथा उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस एंड देयर एलिमिनेशन। पिछला जो चैप्टर था उसके पीवाईक्यू जो है वो अभी मेरे पास टाइप होके नहीं आ पाए हैं, तो मैं उसके पीवाईक्यू एंड इस चैप्टर के पीवाईक्यू दोनों मेरे बच्चे साथ साथ ही डिस्कस करूंगा, राइट मेरी बात है ना। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट मिल गई होगी, अगर आपने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगा ली होगी तो इतने सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए कि मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम आज ये एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बड़ा मजा आपको इस चैप्टर में आने वाला है, बहुत कुछ आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। अब भैया सवाल तो ये था कि सर हम ये चैप्टर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए इस चैप्टर से नीट में कितने सवाल आते हैं। बेटा जब इस चैप्टर से हम सवाल की बात करते हैं तो इस चैप्टर से नीट में कभी 2 सवाल आ जाते हैं, कभी 3 सवाल आ जाते हैं, मतलब हम मोटा मोटा पकड़ के बात करके चले तो यहां पे 2 क्वेश्चंस के आसपास का तो खेल है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस का तो खेल है। ठीक है जी, तो अब कहानी शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, पता करते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। यस, मैं कहानी शुरू करता हूं। अगर आप ये कहते हो कि सर जो जबरदस्त है, जिंदाबाद है, तो बता दो मेरी रसगुल्ला आर्मी, क्या हम शुरू करें मेरी रसगुल्ला आर्मी? जल्दी बता दो। अगर कहते हो सर आप शुरू करो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, तो जल्दी से स्क्रीन पे थंब इंप्रेशन दे दीजिए। मैं कहानी शुरू करता हूं, बड़ा बवंडर सा पोर्शन शुरू करता हूं। यस, डन। चलिए भैया, तो अपनी इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग जो अपने पास आ रही मेरे बेटा, उस हेडिंग का नाम है एक्सक्रीशन, इसी को अपन बोल के चलते उत्सर्जन। सबसे पहली हेडिंग अपने पास आ रही मेरे बच्चे, इस हेडिंग का नाम है एक्सक्रीशन और इसी को अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते उत्सर्जन। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। सवाल पूछेगा कि सर एक्सक्रीशन है क्या? बच्चे आपको पता है कि हमारे शरीर में लगातार उपापचय क्रियाएं चलती रहती है और उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। उन वेस्ट मेटेरियल में सबसे मुख्य थे, वो थे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। वो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो मैं कह दूं कि मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो मैंने यही कहानी कही कि मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी बात, सर आप एक बात हमें बता दो। हमने कहा पूछो मेरे लाडलो, सर शरीर में ये जो पदार्थ जो थे, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ थे या दूसरे उत्सर्जी पदार्थ थे, वो आते कहां से हैं? और अगर वो शरीर में रह गए तो फिर क्या शरीर को नुकसान है? तो बड़े ध्यान से देखना, मैं यही बात आपको बताता हूं, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना।
बच्चे मान लीजिए यहां पे मैंने ये फोटो बनाई, ये एक आपका बहुत जबरदस्त सा पक्के वाला दोस्त है और इस आपके बड़े जबरदस्त से इस पक्के वाले दोस्त का नाम है झंडू। ये लीजिए झंडू, ये लीजिए, ये आपका बहुत पक्का सा जबरदस्त वाला दोस्त है और इस पक्के से जबरदस्त से आपके दोस्त का नाम हमने रख दिया, वो दोस्त का नाम हमने रख दिया मेरे बच्चे झंडू। ये लीजिए आपका अपना प्यारा दोस्त, ये रहा झंडू, ये रहा झंडू। ये भाई झंडू भाई, झंडू भाई, ये लो जी, ये है झंडू भाई। बोला सर ठीक है। सर आप बताओ उत्सर्जन वाली जो कहानी थी, उस उत्सर्जन वाली कहानी में क्या हुआ? बेटे याद रखना, उत्सर्जन में हम मूत्र के द्वारा पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, कई बच्चे कहेंगे सर मल त्याग, मल त्याग तो मल को त्याग करने की प्रक्रिया। उत्सर्जन में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मूत्र के साथ नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। ध्यान रखना 80% जनता का यह डाउट ही रहता है कि सर उत्सर्जन किसके द्वारा करते? यूरिन के साथ, मूत्र के साथ। हाँ, तो अब सवाल था कि सर आप ये बताओ, ये उत्सर्जी पदार्थ जो थे, ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर में आए कहां से? बेटा बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला अगर इस झंडू को देखें तो इस झंडू के शरीर में बहुत सारे पदार्थ संग्रहित है, बहुत सारे पदार्थ है वो इस झंडू के शरीर में संग्रहित है, जिनको हमने बोल दिया संग्रहित पदार्थ। क्या बोल दिया उनको? वो जो पदार्थ झंडू के शरीर में संग्रहित है, उन पदार्थों को नाम ही हमने दे दिया संग्रहित पदार्थ, संग्रहित पदार्थ। अब सवाल था कि वो संग्रहित पदार्थ जो झंडू के शरीर में है वो आए कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि संग्रहित पदार्थ जो थे वो झंडू के शरीर में आए कहां से? आए कहां से? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये झंडू का शरीर है और हम बात कर रहे हैं इस झंडू के शरीर में किसके बारे में? संग्रहित पदार्थों के बारे में। हमने बोला इस झंडू के शरीर में बहुत सारे संग्रहित पदार्थ हैं, तो सबसे पहली बात थी कि संग्रहित पदार्थ इसके शरीर में जो है वो है कौन कौन से, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी अगर वो संग्रहित पदार्थ है तो वो आए कहां से? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। इस झंडू के शरीर को मैं जब देखा तो इस झंडू के शरीर में हमें अमोनिया दिखाई दिया, इस झंडू के शरीर में हमें यूरिया हमें दिखाई दिया, इस झंडू के शरीर में हमें यूरिक अम्ल दिखाई दिया, यूरिक अम्ल दिखाई दिया। इस झंडू के शरीर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दी। हमने झंडू के शरीर में जल को देखा, हमने आयनों को देखा, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के पदार्थ थे जो इस झंडू के शरीर में थे। पूछेगा गुरुजी इतनी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो सवाल ही ये पूछ रहे हैं अगर ये पदार्थ थे तो ये पदार्थ आए कहां से? इनके आने का क्या रास्ता था? बड़े ध्यान से देखना। ये पदार्थ जो थे ये आए कहां से? हमने बोला सबसे पहला इन पदार्थों का आने का रास्ता था, सबसे पहले इन पदार्थों का आने का रास्ता, दो रास्ते, दो चीजों के बारे में बात करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। पहली बात, ये कहां से आए? बेटा हमारे शरीर में पदार्थ के आने का पहला मार्ग हम मानते हैं कि हमने ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लिया। हमने बोला अत्यधिक अंतर ग्रहण किया, अत्यधिक मात्रा में ग्रहण किया, तो हमने बोला हमने क्या किया? अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ग्रहण किया। हमने बोला पहला रास्ता क्या था? हमने बोला पहला रास्ता यह था कि हमने अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया। जब अत्यधिक मात्रा में इन चीजों को खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करके शरीर में जाएगी, शरीर में इकट्ठा होगी। चले भैया, पहला रास्ता। दूसरा तरीका क्या था? कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाइएगा। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि हर सजीव के अंदर लगातार उपापचय क्रियाएं होती रहती है और उसके जिंदा रहने के लिए उपापचय क्रियाएं बहुत जरूरी है सनम। तो जो उपापचय क्रिया होती है, उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। तो हमने बोला दूसरा था उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं।
दूसरा अपने पास क्या था कि शरीर में लगातार उपापचय क्रियाएं होती रहती है और उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ये उत्सर्जी पदार्थ जो है इनका निर्माण होता है। इन उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। ये लो, किसके फलस्वरूप? उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला या तो अत्यधिक मात्रा में हमने ग्रहण किया या शरीर की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ये पदार्थ बने और बन बन के शरीर में संग्रहित होते गए। अब कहानी सुनना, अगर ये शरीर में संग्रहित होते गए और इनकी मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हुई तो इसकी वजह से कई सारी समस्याएं आएगी। आप बोलोगे सर इनकी वजह से क्या समस्याएं आएगी? पहली बात, शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, विषैलापन बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शरीर के द्रव्य की परासरणता जो थी वो बदल जाएगी। तीसरी बात, शरीर में जो एसिड बेस संतुलन था, पीएच थी शरीर के द्रव्य की, वो गड़बड़ा जाएगी और इनकी वजह से शरीर के अंगों की क्रिया पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर ये मटेरियल लगातार शरीर में जमा होता रहा तो बहुत भारी दिक्कत होने लगती है। तो हमें क्या करना है? हमें इन पदार्थों को शरीर में उतनी ही मात्रा में रखना है जितनी मात्रा में शरीर के लिए ये जरूरी है या जितनी मात्रा में ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा कि इनको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, इन उत्सर्जी पदार्थों में कुछ तो ऐसे थे जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। मतलब अगर वो शरीर में रुक गए तो भैया जान माल का खतरा हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो बेहद नुकसानदायक है उन्हें तो 100% रिमूव कर देंगे। कुछ पदार्थ ऐसे थे जो शरीर में सूक्ष्म मात्रा में रहने जरूरी है ताकि शरीर के द्रव्य की परासरणता को बनाए रखा जाए, उनको आंशिक रूप से निष्कासित किया जाता है। तो हमने बोला ये संग्रहित पदार्थ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन संग्रहित पदार्थों का हम क्या करते हैं? हमने बोला इन संग्रहित पदार्थों का हम करते हैं उत्सर्जन। इन संग्रहित पदार्थों का अपन क्या करते हैं? उत्सर्जन। और उत्सर्जन क्रिया में क्या काम करते हैं? हम इन्हें आंशिक रूप से या पूर्णतः शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। मैंने वर्ड बोला क्या करते हैं? इनको आंशिक रूप से या पूर्णतः निष्कासित करते हैं। हमने बोला इनको आंशिक रूप से आंशिक रूप से में नाम ले तो आंशिक रूप से नाम ले तो जैसे यूरिया, या पूर्णतः में नाम ले तो अमोनिया पूर्णतः निष्कासित करते हैं। तो बेटा NCERT माता की क्लियर लाइन है कि उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं? हमने बोला या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः निष्कासित कर देते हैं। लेकिन जब कॉपी में तो ये आंशिक लिखे तो सलीके से लिखना भैया, इसके ऊपर न है। कभी तू लिख दे आंशिक रूप से निष्कासित करते हैं तो सब ये सोचेंगे कि भाई ये आंशिक बन के कौन सा उत्सर्जन करा जा रहा है, ये नहीं पता चल रहा है ना। तो गड़बड़ घोटाला मत कर देना। जल्दी से इतनी सी बात नोट करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं। जल्दी नोट करो मेरे बाल को, जल्दी। यस, जल्दी से मेरे लाडलो। यस, क्या बात है, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। नोट हो गया? नोट हो गया तो चलो हम यहां पे ये कहानी अगर आपने नोट कर ली मेरे लाडलो, तो हम यहां पे आपसे बात करते हैं सीधे। वो बात करते हैं किसके बारे में? वो बात करते हैं NCERT माता की चंद लाइंस के बारे में। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। ये कह रहा है प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं के द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल
कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जिनमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करता है। संचय का मतलब संग्रहण करता है। फिर क्या कह रहा है, प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः जैसे अमोनिया का या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। तो इस अध्याय में हमने यही बात करी कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना, उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, उसे ही बोलते हैं उत्सर्जन। तो अब इतनी सी कहानी मेरे घोचू को अगर समझ में आ गई है, अगर इतनी सी कहानी मेरे घोचू को समझ में आ गई है, तो बोलना डॉक्टर घोचू, क्या हम आगे चले? जल्दी, इतनी सी बात समझ में आ गई तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जबरदस्त। यस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यस, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। डन। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर आपने एक बात बोली, हमने कहा क्या बोला? आपने ये बोला कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना है। हाँ, तो बताओ ना वो मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है कौन कौन से गुरुजी? तो सुन रहे मेरे लाडले, मैं यही बात आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हम यही बताते हैं आपसे कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ, यही बात कर रहे हैं कि यार वो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कौन कौन से, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। बेटा हम यहां पे मुख्यतः 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बात करेंगे। कितने? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। यस, तो भाई साहब पूछेगा वो 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं वो है कौन कौन से? वो 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं वो है कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आई, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला उत्सर्जी पदार्थ है, उसका नाम है अमोनिया। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ जो है उसका नाम है मेरे बच्चे यूरिया। और तीसरा जो उत्सर्जी पदार्थ है मेरे बच्चे उसका नाम है यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं यूरिक अम्ल। एग्जैक्टली में हम यहां पे ये 3 अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बात करेंगे। जंतु इन 3 अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से करता है। चले, अब सवाल था सर एक एक करके इनकी पूरी की पूरी कहानी हमें बताइए। तो मेरे दोस्त बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी शिद्दत से इनकी एक एक करके आप सारी की सारी कहानी सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं मेरी जुबानी। यस, मैं आपको बताता हूं इनकी सारी की सारी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। ये लो, कहानी शुरू करते। सबसे पहली बात, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। सबसे पहले हम कहानी शुरू कर रहे हैं, वो कहानी शुरू कर रहे हैं अमोनिया से। सबसे पहले कहानी हम शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो कहानी शुरू कर रहे हैं अमोनिया से। फिर यूरिया के बारे में बात करेंगे और फिर यूरिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम ये सारी की सारी कहानी आपसे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, सर आपने बोला जंतु मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। हमने कहा हां, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। तो आप बताइए वो जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और वो जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो बड़े ध्यान से देखना, मैं एक एक करके बात करता हूं। अमोनिया का
उत्सर्जन करने वाले जंतु। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, उनको क्या बोलते हैं? दूसरा मेरे पास था यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, उनको क्या बोलते हैं? तीसरा था यूरिक अम्ल, अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु। तीसरा था यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु, उनको क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से चीजों को देखना। बच्चे सबसे पहले कोई पूछे अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, बेटा ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक जंतु, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले को बोलते हैं अमोनोटेलिक जंतु। दूसरा यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक जंतु। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को बोलते हैं यूरियोटेलिक जंतु। तीसरा था यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु, तो ध्यान रखना यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु को बोलते हैं यूरिकोटेलिक जंतु, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक जंतु। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात थी? कि याद रखना अमोनोटेलिक पूछे तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला, यूरियोटेलिक बोले तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाला, और यूरिकोटेलिक बोले तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाला जंतु। अब कान खोल के सुनो, अगली बात पूछेगा सर अगली बात क्या? बेटा अगला पॉइंट ये था कि हमें ये चीज में तो क्लैरिटी आई कि कौन से जंतु किसका उत्सर्जन करते हैं, लेकिन अगर इन तीनों उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बात करके चले तो इनमें सबसे ज्यादा विषैला कौन सा है, सबसे कम विषैला कौन सा है, इस बारे में भी बता दो। तो देखना जब भी बात करके चले यहां पे मेरे बच्चे अमोनिया के बारे में, तो हमने बोला सर्वाधिक विषैला, सर्वाधिक विषैला। सबसे ज्यादा विषैला जहरीला कौन है? अमोनिया। इसलिए इसको पूर्णतः शरीर से बाहर निष्कासित करना जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर में रह गया तो भाई साहब जान माल का खतरा है। दूसरा मेरे पास है यूरिया, हमने बोला यह है कम विषैला, किसके कंपैरिजन में? ये अमोनिया के कंपैरिजन में कम विषैला है, और ये मेरे पास है सबसे कम विषैला। ये मेरे पास है सबसे कम विषैला, ये मेरे पास है सबसे कम विषैला, ये मेरे पास है सबसे कम विषैला। बोला गुरुजी ठीक है। सर एक बात और बताओ, पूछेगा क्या? सर अगर हमसे कोई एक बात और पूछे, हमने कहा भैया और क्या बात पूछवा रहा है? सर आप हमें बताओ इनमें से जल की हानि के बारे में और जल में घुलनशीलता के बारे में बताओ, जल की हानि के बारे में या जल में घुलनशीलता के बारे में बताओ। भैया ये लो, अगर हम जल में घुलनशीलता के बारे में बात करके चले तो हमने बोला ये सर्वाधिक घुलनशील है, ये मेरे पास है सर्वाधिक घुलनशील। ये मेरे पास जल में सर्वाधिक घुलनशील है, ये मेरे पास है कम घुलनशील, ये मेरे पास है मेरे बच्चे कम घुलनशील। ये जो मेरे पास है ये बहुत बहुत कम घुलनशील है, इसीलिए इसका उत्सर्जन जो है वो पेस्ट के रूप में, जैसे कोलगेट का पेस्ट आता है ना, ऐसे पेस्ट के रूप में या छोटी छोटी गोलियों के रूप में किया जाता है। तो मैंने बोला सबसे कम घुलनशील, सबसे कम घुलनशील, सबसे कम
घुलनशील है, अतः इसका उत्सर्जन पेस्ट या गोलियों, छोटी छोटी गोलियों, जिनको बोलते पेलिट्स, के रूप में किया जाता है। किया जाता है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देख, अमोनिया जो है वो जल में सर्वाधिक घुलनशील है। अगर ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील है तो जब इसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा तो बाहर निकालने के लिए शरीर से ज्यादा पानी का लॉस होगा। तो याद रखना जब भी पूछे कि सबसे ज्यादा जल की हानि किसके उत्सर्जन में होती है तो आपका सीधा जवाब आएगा अमोनिया के उत्सर्जन में सर्वाधिक जल की हानि होती है। क्योंकि यह जल में सर्वाधिक घुलनशील है। तो यही बात मैं आगे बढ़ाता हूं। मैंने बोला इसके उत्सर्जन में सर्वाधिक जल की हानि होती है। जल की हानि होती है। बोला सर ठीक है। अगर बात करके चले यूरिया और यूरिक अम्ल का अगर कोई जंतु उत्सर्जन करेगा तो उसके उत्सर्जन में जल की हानि जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में क्या होगी? कम। तो हमने बोला इसके उत्सर्जन में कम जल की हानि होती है। इसके उत्सर्जन में कम जल की हानि होती है। इसके उत्सर्जन में कम जल की हानि होती है। अरे हमने बोला यूरिक अम्ल में तो मेरे लाडले क्या बोला कि यूरिक अम्ल तो कोलगेट के पेस्ट की तरह या छोटी छोटी गोलियों के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। मतलब ये तो अर्ध ठोस अवस्था में किया जाता है। तो जब अर्ध ठोस अवस्था में किया गया तो जल की हानि नाक के बराबर हुई। तो हमने बोला इसके उत्सर्जन में नगण्य जल हानि होती है। तो जब भी बोले बताओ इसके उत्सर्जन में जल की हानि, हमने कहा नगण्य होती है, बहुत बहुत कम होती है। नगण्य होती है, बहुत बहुत कम होती है। बोला गुरुजी ठीक है। सर एक बात और बता दो, हमसे पूछेगा एक बात और बता दो, हमसे पूछेगा। तो हमने कहा भैया पूछो। सर एक बात बता दो, अगर कोई जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करेगा तो वो अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करेगा? कौन सा अंग था जिसकी सहायता से अमोनिया का उत्सर्जन करेगा? या कोई जंतु यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो वो कैसे करेगा? कोई जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा तो वो कैसे करेगा? तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बेटा, ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनके लिए खास बात यह है कि जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियम आयन के रूप में NH4+ के रूप में करते हैं। किससे? शरीर की सतह द्वारा या फिर गिल्स की सतह द्वारा तो बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने बोला इसका उत्सर्जन NH4+ that is अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सामान्य सतह या गिल्स
की सतह, गिल्स की सतह, और गिल्स की सतह द्वारा किसमें होता है? मछली जल की रानी है, फिश में, सतह द्वारा किया जाता है। तो जब भी बोले बताओ इसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, तो कान खोल के सुन लो, इसका उत्सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसके रूप में? इस अमोनियम आयन के रूप में किया जाता है। या तो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है, या फिर मछलियों में गिल्स के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है, इसका उत्सर्जन किया जाता है, इसका उत्सर्जन किया जाता है। अगर कोई पूछे कि सर आप हमें इस यूरिया के उत्सर्जन के बारे में बताओ, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई जंतु यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो यूरिया का उत्सर्जन में किडनी की भूमिका होती है। तो मैंने बोला इसका उत्सर्जन, इसका उत्सर्जन किडनी की सहायता से किया जाता है। इसका उत्सर्जन जो है वो किडनी की सहायता से किया जाता है। जब भी कोई पूछे यूरिक अम्ल, मैं कहूंगा हां यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी किसकी सहायता से? किडनी की सहायता से। इसे लिखा इसका उत्सर्जन किडनी की सहायता से किया जाता है, किया जाता है। इसका उत्सर्जन भी किसकी सहायता से? किडनी की सहायता से। तो अब रिजल्ट क्या निकल के आया? अगर कोई सवाल पूछ ले, मैं सवाल फेंकता हूं, संभाल लोगे क्या? अरे झेल लोगे क्या? जल्दी बताओ। मैं सवाल फेंक देता हूं, झेल लोगे क्या? जल्दी बताओ। सवाल फेंक देता हूं, झेल लोगे क्या? यस, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। सवाल फेंकता हूं, झेल लोगे क्या? यस, जल्दी बताओ। बोला हाँ हाँ गुरुजी झेल लेंगे, फेंक दो। अब मुझे बता दो, अगर ये पूछे कि क्या अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जल्दी बताओ। अमोनिया के उत्सर्जन में क्या किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? होती है, जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताओ। फेंक दिया है सवाल, जवाब दो, जवाब दो। बिल्कुल बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। पूरे भारत की जनता ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। गुरुजी यहां तो किडनी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो मैं ये बात मेरे लाडले लिखना चाहता हूं यहां पे, मेरे बात मेरे लाडले मैं लिखना चाहता हूं यहां पर कि भाई साहब अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। तो मैं यही बात लिखना चाहता हूं यहां पे कि अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। बोला गुरुजी ठीक है। अब कहानी देखना, सीन पलटेगा। सवाल था गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा हां सर, आप बताओ हमें कि ये मेरे पास जो यूरिया था, इस यूरिया का उत्सर्जन हम करते कैसे हैं?
और ये यूरिया बनता कहां पे है, कैसे बनता है? बेटा बहुत बवंडर कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, इस फ्लो चार्ट में ही बना रहा हूं, एक तरह से डायग्राम के रूप में बता रहा हूं। तो पहले मुझे एक बार बता दो, आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? फिर मैं कंक्लूजन निकालूंगा यहां से, ताबड़तोड़ जबरदस्त जिंदाबाद, जबरदस्त कंक्लूजन यहां से निकलने वाला है, एकदम एकदम अंबार लगने वाला है, अंबार लगने वाला है। यस, जल्दी बोलो, अंबार लगने वाला है, जल्दी। यस, रेडी? रेडी हो तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चे आप मान लीजिए कि अपने पास ये कोई कोशिका है, हमने मान लिया ये जो मेरे पास है ये कोई सेल है। बोला ठीक है। आपको पता है सेल में लगातार उपापचय क्रियाएं चलती रहती है। बोला गुरुजी बिल्कुल, सेल में उपापचय क्रिया चलती रहेगी और वहां पे हो रहा है प्रोटीन का उपापचय। किसका? हमने बोला उपापचय क्रियाएं चल रही है, और किसका उपापचय हो रहा है? प्रोटीन का। तो अब बताओ, जब सेल में उपापचय क्रियाएं चली, प्रोटीन का उपापचय हुआ, प्रोटीन का क्या हुआ यहां पे? उपापचय। प्रोटीन का क्या हुआ? उपापचय हुआ। तो जब प्रोटीन का उपापचय होता है तो उस प्रोटीन को तोड़ के, उनके एमिनो अम्लों को तोड़ के यहां बनता है, वो बनता है अमोनिया। क्या बनता है मेरे बच्चे? अमोनिया। NH3 बना। क्या बना? कोशिका के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बना मेरे लाडले, वो क्या बना? अमोनिया बना, NH3 बना। अब कान खोल के सुन लो कि प्रोटीन का उपापचय हुआ, एमिनो अम्लों का उपापचय हुआ, और क्या बना? अमोनिया। और हमको पता है कि बापू सेहत के लिए ये हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, बहुत विषैला है। तो क्या काम किया गया? कहानी देखना, सीन थोड़ा सा पलटेगा। हमने बोला कि क्या काम किया गया, क्या एक्शन शरीर के द्वारा लिया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने बोला ये जो अंग हमें दिखाई दे रहा है, ये अंग मेरे पास है यकृत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। लीवर हुआ क्या? ये जो अमोनिया यहां पे बना है, इस अमोनिया को रक्त के द्वारा कहां पर ले जाया गया? रक्त के द्वारा ले जाया गया। किसमें? यकृत में। तो रक्त के द्वारा परिवहन, तो ये जो था इसका क्या किया? हमने बोला रक्त के द्वारा परिवहन, रक्त के द्वारा परिवहन। हमने बोला इसका रक्त के द्वारा परिवहन किया गया, और रक्त ने इस अमोनिया को कहां पहुंचाया? हमने बोला रक्त ने इस अमोनिया जो था, इस अमोनिया को इस यकृत के अंदर पहुंचा दिया। बोला सर फिर क्या हुआ? बेटा याद करो, हमारे शरीर में जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो बनती है, और बापू सेहत के लिए वो तो हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हानिकारक है। तो हुआ क्या कि रक्त के द्वारा जो कोशिकाओं में बनने वाला अमोनिया जो पहुंचा था लीवर में, लीवर में एक तो था अमोनिया और दूसरा इसके साथ आके मिल गई, वो मिल गई CO2। क्या मिल गई? CO2। जब अमोनिया और CO2 दोनों को मिला के इस यकृत ने बना दिया मेरे बच्चे, क्या? यूरिया। क्या बना दिया? यूरिया। तो जब भी कोई पूछे बताओ यूरिया शरीर के कौन से अंग में बनता है, तो आपका जवाब आएगा यकृत में बनता है, यकृत में बनता है। पूछेगा बताओ यूरिया किस किस से बनता है, आप कहोगे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के फिर यकृत बनाता है यूरिया। और यूरिया बनाने की ये जो प्रक्रिया है, यूरिया बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं ऑर्निथिन, ऑर्निथिन चक्र। इसी को बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। तो जब भी कोई कहे कि बताओ ऑर्निथिन चक्र क्या है, तो आप क्या कहोगे? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से यकृत में यूरिया बनने वाले चक्र को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। तो अब देखो अपने पास यूरिया बन के रेडी है, कहां पे? यकृत में। अब भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, यकृत में यूरिया बन चुका है, लेकिन अब इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है मूत्र के द्वारा। तो मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में। तो हमने बोला भाई साहब मान लीजिए अपने पास ये जो अंग है, ये मेरे पास है किडनी। ये जो अंग हमें दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये मेरे पास किडनी है। बोला बिल्कुल। हुआ क्या?
हुआ ये कि अपने पास ये जो यकृत में यूरिया बना था, इस यूरिया को रक्त के द्वारा कहां लेके आए? किडनी में लेके आए। तो हमने बोला ये हुआ रक्त के द्वारा परिवहन। ये हुआ रक्त के द्वारा परिवहन, और जब रक्त के द्वारा परिवहन हुआ तो क्या बना? यूरिया बना। ये हुआ रक्त के द्वारा परिवहन, और जब परिवहन रक्त के द्वारा हुआ तो क्या बना? यूरिया बना। अब कहानी को देखना, सीन को देखना। अब बेटा ये यूरिया जो बना वो कहां बना? किडनी में। और किडनी में बनने वाले यूरिया को क्या किया? मूत्र के साथ या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया। तो मैंने बोला यूरिया को मूत्र के साथ के द्वारा या मूत्र के साथ निष्कासित कर दिया। ये जो यूरिया था इसको मूत्र के साथ हमने क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी? यूरिया की। कॉन्सेप्ट को देखना, कहानी को देखना, बड़ा बवंडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बवंडर कंसेप्ट है। यस, निष्कासित कर दिया। अब याद रखना, निष्कासित जो किया जाता है वो कैसा किया जाता है? आंशिक रूप से किया जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि यूरिया का निष्कासन कैसे किया जाता है? आंशिक रूप से किया जाता है। यस, चले भैया, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। यहां तक की कहानी जो है वो एकदम क्लियर है। ये मेरे पास थी यूरिया की पूरी कहानी। अब सवाल था गुरुजी यूरिक एसिड की क्या कहानी है? बेटा आपने जब डीएनए आरएनए पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा प्यूरिन नाम का क्षार। कौन सा क्षार पढ़ा होगा? प्यूरिन। तो मैं वहीं से बात करता हूं कि मेरे पास ये रहा प्यूरिन क्षार, ये रहा मान लीजिए अपने पास, मुख्य रूप से हमने बोला ये मेरे पास रहा यकृत। हमने बोला ये यकृत रहा और ये मेरा रहा प्यूरिन क्षार। हमने बोला यकृत में ये प्यूरिन क्षार जो था ये होता है ब्रेकडाउन। ये मेरे पास क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, ये टूटा, ये लीजिए ये हुआ ब्रेकडाउन। ये प्यूरिन क्षार ब्रेकडाउन हुआ, ये टूटा, और जब ये प्यूरिन क्षार टूटा तो इस प्यूरिन क्षार के टूटने से क्या बना? इससे बना यूरिक एसिड। तो याद रखना यूरिक एसिड जो था वो प्यूरिन क्षार के टूटने से बनता है, उसके ब्रेकडाउन से बनता है। मुख्यतः कहां बनता है? लीवर में, शरीर के दूसरे भागों में बनता है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में बनता है। ज्यादा मात्रा में कहां बन रहा है? मुख्य रूप से लीवर में बनता है। फिर हमने बोला लीवर में बना और लीवर से कहां गया? हमने बोला लीवर से निकल के और ये पहुंच गया किस में? किडनी में पहुंच गया। लीवर से निकल के और ये कहां पहुंच गया? हमने बोला किडनी में पहुंच गया। लीवर में बना, लीवर से निकल के और ये यूरिक एसिड रक्त के द्वारा कहां पहुंच गया? हमने बोला किडनी में पहुंच गया। कौन? यूरिक एसिड। कौन? यूरिक एसिड। हमने बोला रक्त के द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा किडनी में पहुंचा। किडनी क्या करेगी? जैसे इसका मूत्र के साथ निष्कासन कर रही थी तो इसका भी मूत्र के साथ निष्कासन, तो इसका भी फिर क्या हो गया? हमने बोला मूत्र के साथ निष्कासन। निष्कासन, मूत्र के साथ इसका भी क्या कर दिया जाता है? निष्कासन कर दिया जाता है। अब काम की बात सुन लो, मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं, पूरी की पूरी कहानी का कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, इतनी सी बात नोट करना और फिर बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मैं पूरी कहानी का कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं और फिर इसके उदाहरण लिखूंगा कि कौन तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, कौन यूरिया का उत्सर्जन करता है और कौन यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। यस,
कौन यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है? यस। फिर मैं इस बात का जवाब देता हूं आपको, जल्दी से। पहले इतनी सी बात नोट करो मेरे लाडलो, नोट करो। इतनी सी बात को नोट करो मेरे लाडलो, फिर मैं आगे की कहानी लिखता हूं। बड़ी बवंडर बातें लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना। बिल्कुल इसी से निकल के कंक्लूजन लिखूंगा और सवाल पूछूंगा बड़े भयंकर वाले। रेडी कर लेना, कमर कस लेना, सीट बेल्ट लगा लेना, धोखा मत दे देना, कभी तुम ही धोखेबाज बन जाओ। यस, तो बड़े ध्यान से देखना। अब मैं सीधा सीधा की पॉइंट कुछ लिखता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला की पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं। बेटा हमने बोला कि यूरिया का कुछ मात्रा में तो शरीर से बाहर निष्कासन होता है, दैट इज आंशिक रूप से, और कुछ मात्रा में उसे शरीर के अंदर रख लिया जाता है। तो याद रखना, कुछ मात्रा में यूरिया को शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है ताकि शरीर के द्रव्य की परासरणता को बनाए रखने के लिए। तो मैंने बोला कुछ मात्रा में यूरिया शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है जो शरीर द्रव्य की परासरणता को बनाए रखने में सहायक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम मानव का उत्सर्जी पदार्थ है वो यही यूरिया है, और हमारे रक्त में सूक्ष्म मात्रा में यूरिया को संग्रहित किया जाता है, शरीर में सूक्ष्म मात्रा में संग्रहित किया जाता है ताकि शरीर के द्रव्य की परासरणता को बनाए रखे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल था, गुरुजी क्या आप हमें इन सब के उदाहरण बता सकते हैं? हाँ भैया, उदाहरण की कहानी में यहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले पूछेगा अमोनिया का उत्सर्जन कौन करती है? बड़े ध्यान से देखना, अमोनिया के उत्सर्जन में बात आए तो सबसे पहले आती है अस्थिल मछलियां। दूसरे नंबर पे कौन आती है? हमने आया जलीय उभयचर। तीसरे नंबर पे कौन आया? जलीय ऑर्थ्रोपोड्स। आदि एटसेट्रा। ये वो थे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पूछेगा गुरुजी क्या आप बता दोगे यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? बेटा हां, सबसे पहले स्तनधारी उपास्थल मछली, स्थलीय उभयचर, और इस स्थलीय उभयचर में सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास बेटा फ्रॉग, मेंढक, एनेलिड्स, जिसमें मेरे पास आता है केंचुआ, नाम सुना होगा आपने, एटसेट्रा। ये सारे वो थे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। बोला गुरुजी, हमने कहा हाँ जी, आप बताओ यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं? अरे मेरे लाडले, जब भी इसके एग्जाम्पल पे जाओगे कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है तो सबसे पहले आप जाओगे पक्षियों पे।
पक्षी जो होते हैं बेटा वो मुख्य रूप से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फिर आप जाओगे बेटा, वो जाओगे सरीसृप, जिनको अपन बोलते हैं रेप्टाइल्स। बेटा क्लास रेप्टिलिया के मेंबर है, वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फिर पूछेगा सर उसके अलावा, बड़े ध्यान से देखना, आप कीटों के बारे में बात कर रहे हो, कीट जिनको अपन बोलते हैं इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स भी किसका उत्सर्जन करते हैं? हमने बोला यूरिक अम्ल जो था उसका उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ साथ ही फाइलम मोलस्का के सदस्य जिनको अपन बोलते हैं स्थलीय घोंगा, एक्सेट्रा, ये वो थे सारे जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यस, इतनी सी बात नोट कर लो, और ये एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में याद कर लेना। तुम्हें ऊपर वाली की कसम, हां तुम्हें ऊपर वाली की कसम, उसके मां की कसम, उसके बाप की कसम, याद कर लेना, गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओ लाडले गुल्लू, लिखना रे मेरे गुल्लू, चाशनी कहां है रे, तेरा ध्यान किधर है बच्चा, लिखना, शाबाश। जल्दी से इतनी सी बात नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। इतनी सी बात नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अगर इतनी सी बात नोट कर ली तो भाई मैं बहुत बवंडर सा सवाल आपकी तरफ फेंकने जा रहा हूं, और उस सवालों के जवाब आप मुझे दोगे, आप मुझे दोगे, आप मुझे दोगे। बहुत भयंकर सवाल फेंकने जा रहा हूं, फिर मैं कंक्लूजन लिखूंगा। ये जो टेबल मैंने बताई है इसी से रिलेटेड सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं, तो आप मुझे बता दो, आर यू रेडी रसगुल्ला आर्मी, और हाउ इज द जोश? जल्दी मुझे बताओ, आर यू रेडी, हाउ इज द जोश? जल्दी मुझे बताओ। फिर मैं सवाल फेंकता हूं, बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद। फिर मैं सवाल फेंकता हूं आपकी तरफ, बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद, बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद। सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस सर एकदम रेडी है, क्योंकि रसगुल्ला आर्मी हमेशा हमेशा रेडी रहती है। उनका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है, कोई गड़बड़ घोटाला उसमें नहीं है सर। ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। अगर भाई ये कह रहे हो कि सर हम ऑलवेज ही रेडी रहते हैं, आप टेंशन ना लो, तो मुझे एक बात बता दो। मैंने बोला था अमोनिया के उत्सर्जन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बोला हां होगी। तो जब ज्यादा पानी की जरूरत होगी तो आपने देखा, इसीलिए अमोनिया का उत्सर्जन जनरली जलीय जंतु कर रहे हैं, सामान्यतः जलीय जंतु कर रहे हैं। बोला हां, लेकिन आपने देखा यूरिया का उत्सर्जन भी स्थलीय जंतु कर रहे हैं, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी स्थलीय जंतु कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिया और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के दौरान शरीर से कम जल की हानि होती है, इसीलिए स्थलीय जंतु जो है वो यूरिया या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, तुम बताना कह दूं कि नहीं कह दूं। मैं ये कह दूं कि यूरिया तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन एक स्थलीय अनुकूलन है, क्योंकि ये शरीर में जल के संरक्षण में सहायता करता है या शरीर से जल की हानि को रोकता है। ये लाइन लिख दूं कि नहीं लिख दूं? अगर कहते हो कि सर लिख डालो बाकी हम संभाल लेंगे, तो भाई स्क्रीन पे आग लगा दो। तो स्क्रीन पे आग लगा दो, गुरुजी लिख दो आप, हम सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मैं लिख देता हूं। क्या बात मेरी रसगुल्ला आर्मी, बहुत खूबसूरत सा पॉइंट। मैंने बोला यूरिया तथा यूरिक अम्ल, यूरिया तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन
एक स्थलीय अनुकूलन है, एक स्थलीय अनुकूलन, एक स्थलीय अनुकूलन है जो जो क्या काम कर रहा है, जो शरीर से जल की हानि को, जो शरीर से जल की हानि को, जो शरीर से जल की हानि को रोकता है। ये एक स्थलीय अनुकूलन है जो क्या कर रहा है, जो शरीर से जल की हानि को क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही था जो शरीर से जल की हानि को रोकने का काम कर रहा है। बोला सर ठीक है। अब अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। हम 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अगर वो पूछे कि विषैलापन का क्रम बताओ, अगर वो कहे कि जल में घुलनशीलता का क्रम बताओ, या वो कहे कि निष्कासन के दौरान जल की हानि का क्रम बताओ, तो 3 क्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विषैलापन, इसका क्रम बताना है। फिर हमने बोला घुलनशीलता, तीसरा हमने बोला निष्कासन में जल की हानि। तीसरा मेरे पास है निष्कासन में जल की हानि। अगर वो पूछे इन तीनों चीजों का क्रम बताओ, तो बताओ इन तीनों में सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? जल्दी बोलो मेरे लाडलो। बोला सर ये तीनों ही चीजों में सबसे टॉप पे आता है अमोनिया, फिर अपने पास आता है बेचारा यूरिया, और सबसे लास्ट में आता है अपने पास यूरिक एसिड। सबसे लास्ट में अपने पास आता है यूरिक एसिड। सबसे लास्ट में अपने पास आता है मेरे लाडलो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, गाड़ दो यहां पर सफलता के झंडे, गाड़ दो यहां पर सफलता के झंडे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीट में पूछ पूछ के पूछा हुआ सवाल है। मतलब पिछले कई सालों के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो पता चलेगा उनमें से 1-2 सवाल तो आज के लेक्चर में जो पढ़ाया ना, यहीं से आता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं से टपक ही जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी बोर्ड पे 4 सवाल लिखता हूं और उन 4 पॉइंट के जवाब तुम्हें देने हैं। जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो और अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था डायग्राम में आसानी से रिव्यू कर दो। मुझे बता दो, आर यू रेडी? अगर कहते हो सर जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम अलर्ट, तो भाई मैं सवाल लिख देता हूं, एक एक सवाल आपकी तरफ फेंक देता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी माता पढ़ के बताऊंगा कि एनसीईआरटी माता क्या बोली रे मेरे लाडलो, क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली। यस, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला सबसे पहला सवाल वो पूछेगा बताओ सर्वाधिक मात्रा में यूरिया कहां पाया जाता है? हमने बोला वो पूछेगा सर्वाधिक मात्रा में यूरिया वो कौन सी रक्त वाहिनी में होता है? उस रक्त वाहिनी का नाम बताना है जिसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। पहली बात, न्यूनतम मात्रा में यूरिया, उस रक्त वाहिनी का नाम बताना है जिसमें यूरिया की मात्रा सबसे
कम होती है? बोला गुरुजी ठीक है। तीसरी बड़ी बात, सवाल में पूछेगा कि अगर किडनी निकाल दी जाए तो क्या होगा? यदि किडनी निकाल दी जाए तो अगर किडनी निकाल दी जाए तो क्या होगा? पहली बात वो पूछेगा अगर लीवर निकाल दिया जाए, यदि यकृत निकाल दिया जाए तो पूछेगा यदि यकृत निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बेटा इन सारे के सारे सवालों का जवाब दो। सबसे पहले सवाल दो, सर्वाधिक मात्रा में यूरिया कौन सी रक्त वाहिनी में होता है? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया कौन सी रक्त वाहिनी में होता है? जल्दी बोलो। अब लॉजिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो यूरिया बन कहां रहा था? यकृत में। तो यकृत से जो रक्त बाहर निकलेगा उसमें यूरिया की मात्रा क्या होगी? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और यकृत से जो रक्त बाहर लेके जाती है वो मेरे पास है यकृत सिरा। क्या नाम है उसका? यकृत सिरा। क्या नाम है उसका? यकृत सिरा। तो याद रखना सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा किसमें होगी? यकृत सिरा में। पूछेगा सबसे कम कहां पे? अरे यूरिया का यूरिन के रूप में बाहर उत्सर्जन किडनी करती है, तो किडनी में जो रक्त जाएगा उसमें तो यूरिया ज्यादा था, लेकिन यूरिन बन के निकल गया तो जो किडनी से बाहर रक्त निकला उसमें यूरिया की मात्रा क्या हुई? सबसे कम। और किडनी से बाहर कौन रक्त लेके जाती है? हमने बोला वृक्क सिरा। वृक्क सिरा। तो ध्यान रखना यकृत की सिरा में जो रक्त है उसमें तो यूरिया सबसे ज्यादा, और वृक्क की सिरा में जो रक्त है उसमें सबसे कम होगा। चले अब सवाल था, बोला गुरुजी आपने पूछा कि अगर झंडू की किडनी निकाल दी जाए तो? भैया किडनी निकाल दी जाए तो क्या होगा? किडनी निकाल दी। किडनी क्या कर रही थी? यूरिया को शरीर से बाहर निष्कासित करने में सहायता कर रही थी। अगर झंडू की किडनी निकाल दी तो यकृत लगातार यूरिया बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्योंकि किडनी तो है नहीं जो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दे। तो याद रखना ब्लड, किडनी निकाल दी तो ब्लड यूरिया लेवल वो क्या होता रहेगा बेटा? लगातार इंक्रीज होता रहेगा। ब्लड में यूरिया का लेवल लगातार इंक्रीज होता रहेगा। बोला गुरुजी छोड़ो, अगर हम यकृत ही निकाल दे तो? किडनी है, अगर हम यकृत निकाल दे तो? अरे यकृत ही तो था जो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल रहा था। अब बताओ अगर यकृत निकाल दोगे तो क्या अमोनिया से यूरिया बनेगा? नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। तो रक्त में अमोनिया का स्तर बढ़ेगा। तो हमने बोला इसमें क्या हुआ? ब्लड NH3 लेवल जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज। ब्लड में NH3 का लेवल जो हो गया वो लेवल हो गया इंक्रीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। नोट कर लो बेटा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी बात नोट हो गई तो बोल दो ना अपनी रसगुल्ली को, बोल दो ना अपनी रसगुल्ली को कि तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। और स्क्रीन पर दिल निकाल के फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, जल्दी से फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो।
अरे फेंक दो फेंक दो फेंक दो। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। एकदम जबरदस्त एकदम जबरदस्त। जिंदाबाद बवंडर जिंदाबाद बवंडर। यस। अब देख काम की कहानी। मैं एक बार एनसीईआरटी माता की लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं कि एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, ताकि जो बात हमने पढ़ाई वो बिल्कुल दिमाग में छप जाए, दिल में उतर जाए और मस्त दस्त जो नैनों में चमक जाए। गजब रे लाडले गजब। ये कह रहा है प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से तीन थे। एक था अमोनिया, एक था यूरिया और तीसरा था यूरिक अम्ल। इनमें अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला होता है, सर्वाधिक विषैला होता है और इसके निष्कासन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। हमने बोला जल की हानि भी सबसे ज्यादा यूरिया में ही होती है। यूरिक अम्ल जो है वो सबसे कम विषैला है, सबसे कम विषैला है और इसके निष्कासन में जल की हानि क्या होती है? नगण्य। नगण्य जल की हानि नगण्य होती है, बहुत कम मात्रा में जल की हानि होती है, नगण्य होती है। चले अगली लाइन देखना एनसीईआरटी माता की। ये कह रहा है अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनियो उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर, जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, तो इसलिए हमने बोला सर्वाधिक घुलनशील कौन है? अमोनिया। अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा? शरीर की सतह या मछलियों में क्लोम की सतह के द्वारा, क्लोन की सतह के द्वारा विसरण द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। विसरण द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, मतलब उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। नेक्स्ट, इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। तो हमने पहले बोला था कि अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी को बोलते हैं अमोनोटेलिक जंतु। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक जंतु। अगली कहानी देखना। ये कह रहा है स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने यही तो लाइन लिखाई थी आपसे कि यूरिया तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन एक स्थलीय अनुकूलन है जो शरीर से जल की हानि को रोकता है। इसी लाइन को मैंने मेरे ही अंदाज में बताया था। अगर मैं बताऊं एक शायरी भी है, वो मेरा ही अंदाज निकल के आ गया। तो वहां पे एक शायरी है, एक शायरी बहुत प्यारी सी, बहुत मासूम सी। अगर तुम कहोगे तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो मैं इसको आगे पढ़ के बताऊं। जल्दी मेरे लाडलो जल्दी, जल्दी मेरे लाडलो जल्दी 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 जल्दी। यस, हाँ गुरुजी ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये किसमें? बोला स्तनधारी हुए, कई स्थलीय उभयचर हुए, समुद्री मछलियां हुई, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को बोलते हैं यूरियोटेलिक। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं से निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। यही तो कहानी हमने बताई, यही तो कहानी हमने बताई, यही तो कहानी हमने बताई। यस, चलो भाई इतनी बात क्लियर है। तो एनसीईआरटी माता की अंतिम लाइन में आपकी तरफ फेंकता हूं, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। ये कह रहा है वृक्कों की आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रसरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। बेटा मैंने तो आपको पहले ही बोला कि शरीर में कुछ मात्रा में यूरिया का क्या हो जाता है? संग्रहण हो जाता है। और उस संग्रहण का फायदा क्या था? उस संग्रहण का फायदा था अपने पास, वो था शरीर के द्रव्य की परासरणता को बनाए रखना। उसी बात को यहां पे बताया गया है।
अगला क्या कह रहा है, सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसके उत्सर्जन में जल की हानि बहुत कम होती है, इसे गोलिकाओं और पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। मैंने ये बात बोली थी, पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। और ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या बोलते हैं उन्हें, यूरिकोटेलिक। चले अब बोलो उत्सर्जन अंगों के बारे में बताओ। तो बोला जो अधिकांश अकशेरुकी जंतु होते हैं उनमें सरल नलिकाकार अंग होते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन होता है, और कुछ जो अपने पास जटिल प्राणी है कशेरुकियों में उसमें जटिल अंग होते हैं और उन जटिल अंगों को बोलते हैं वृक्क। ये बात हम करेंगे थोड़ी देर में। हम पहले ये बात करते हैं कि मेरे घोचुओं, पहले तुम ये बताओ ना रे डॉक्टर घोचू, क्या ये टेबल जो बताई ये पूरी की पूरी क्लियर है? और इस टेबल में जो जो बातें पढ़ी वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सलीके से कवर कर रही है। और अगर कह रहे हो कि गुरुजी मजा ही आ गया, बवंडर हो गया, क्योंकि उस टेबल की नोट्स की एक एक लाइन में है एनसीईआरटी माता का स्वाद, तो फिर बोल दो एनसीईआरटी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जल्दी बोल दो। फिर मैं एक अगली हेडिंग पे लेके चलता हूं कि जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, मैं इसी पे लेके चलता हूं। यस मेरे दोस्तों, जल्दी से फिर मैं वहीं लेके चलता हूं कि जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को लेके चलता हूं। चले बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से। अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जंतुओं में उत्सर्जी अंग। हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे आपसे, वो बात कर रहे हैं जंतुओं में उत्सर्जी अंग, कि अपने पास विभिन्न प्रकार के जंतु है, उन जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है। बस इस स्लाइड के बाद मैं आज की रसगुल्लों की अदालत में ले चलूंगा आपको सीधा का सीधा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना, क्योंकि ये बात जो मैं अभी यहां पे कर रहा हूं सेम यही बात जब जंतु जगत पढ़ेंगे तब भी काम आएगी, है ना। तो फिर मैं सीधा आपको रसगुल्लों की अदालत में ले चलूंगा। हाँ बिल्कुल ना, ये जो फालतू की चैटिंग कर रहे भाई मैं इनको बिल्कुल नहीं टोकूंगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे लोग इसी साल सिलेक्शन हो गए तो फिर अगले साल मेरा घर कैसे चलेगा भाई। मुझे तो उस चीज का भी तो ध्यान रखना है, कोई मुझे एक ही साल नौकरी थोड़ी करनी है। अगले साल की तो नौकरी तब होगी ना जब अगले साल ये एडमिशन लेंगे। तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना बना रखी है, तो पंचवर्षीय योजना पे काम करने दे। जिन्होंने अपनी एक वर्षीय योजना बनाई थी कि हमें एक ही साल में नीट में सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, और जब तक इन झंडुओं की पंचवर्षीय योजना पूरी हो तब तक अपनी एमबीबीएस पूरी कर लेनी है, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। और जिनकी पंचवर्षीय योजना है वो भाई बिल्कुल अपने काम में बिजी रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जो फालतू की चैटिंग में जो लोग बिजी है ये मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये तो कई साल तक मेरा घर चलाने वाले हैं, है ना। पढ़ने वाले बच्चे तो एक साल पढ़ेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, फिर वो मेरा घर कैसे चलाएंगे भाई। फिर मैं उनके हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वो मेरी किडनी निकाल और लेंगे, कहते हैं सर है ना पढ़ाते टाइम आप बहुत डांटते थे, बार बार डांट फटकार लगाते थे, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। ये तो बेचारे नादान है। पंचवर्षीय योजना है, ये मेरा घर चलाएंगे, अपने माता पिता का घर बर्बाद करेंगे, उनकी गाड़ी कमाई को फालतू की आवारागर्दी करके, फालतू की बातें करके उनके बेचारों की जिंदगी नरक बनाएंगे, लेकिन मेरा तो घर ये चलाएंगे। तो मेरे लिए तो ये परम पूजनीय है, इनको तो दंडवत प्रणाम, 15 तोपों की सलामी और देनी चाहिए इन बच्चों को। तो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत उच्च विचार है।
है ना। और मैं ये चाहूंगा कि जितने उच्च विचारों से आप ये काम कर रहे हो यहां पे, भगवान आपको भविष्य में ऐसी ही संतानें दे जिनके उच्च विचार अपने तुम लोगों से भी 5 गुना ज्यादा अच्छे हो, 5 गुना क्या 500 गुना ज्यादा अच्छे हो, जैसे तुम्हारे उच्च विचार आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बाकी करते रहो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, है ना। मैंने सोचा कई देर हो गई, बच्चे बार बार भी कह रहे हैं सर ये क्या 2-4 लोग गंदगी मचा रहे, इनको कुछ कह दो। हमने सोचा थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर लेते इसलिए बोल दिए, बाकी अपने को कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने लिए तो तुम वैल्यूएबल चीज हो, कीप इट अप। चलो अब जो जो लोग 1 वर्षीय योजना बना के आ रहे थे वो 100% फोकस यहां पे दे दे, और जो 5 वर्षीय योजना बना रहे थे मैं तो कहूंगा उसको 5 की क्यों, तो 15 वर्ष की योजना के साथ कर लो, है ना। बिल्कुल 15 वर्षीय योजना के साथ आगे बढ़ो, और अपन अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते बिना एक भी मिनट गवाए। बच्चे हमारा एजेंडा क्या था, हमें पता था कि जंतु जगत जो है, उस इतने बड़े जंतु जगत का अगर अध्ययन करें तो कौन कौन से जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है, बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से देखना। यहां हम 2 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं मेरे बच्चे। एक साइड तो हम लिखने वाले हैं जंतु के बारे में बात कि जंतु कौन सा, और दूसरी साइड हम बात करने वाले हैं कि उस जंतु में उत्सर्जी अंग कौन सा। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि उनमें उत्सर्जी अंग कौन सा, उनमें उत्सर्जी अंग कौन सा। तो बड़ी शिद्दत से देखना मेरे लाडलो, बड़ी शिद्दत से देखना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यस, बड़े ध्यान से देखना। मैं कहानी शुरू करता हूं, बहुत इत्मीनान से देखना। सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से। हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स के बारे में बात करके चले, हम रोटीफेरा के बारे में बात करके चले, हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बात करके चले, हम रोटीफेरा के बारे में बात करके चले, हम सिफेलोकोर्डेटा के बारे में बात करके चले। तो हम बात किसके बारे में, हम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य जिसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, उसके बारे में बात करके चले। हम रोटीफेरा के बारे में बात करके चले। बेटा ये रोटीफेरा जो है ये एस्टे हेल्मिन्थीज ही मान लो, उन्हीं से मिलते हुए कैरेक्टर्स हैं। यस, हम बात करके चले सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। हम बात करके चले सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। अगर बेटा इन जंतुओं को देखें तो इनमें उत्सर्जी अंग है ज्वाला कोशिकाएं। कोशिकाएं, या मैं बोलूं आपसे प्रोटोनेफ्रिडिया। यहां पे अपने पास है ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया। बात क्लियर है? चलिए सर, ठीक है। पूछेगा सर आप हमें बताइए एनिलीडा के मेंबर में क्या है, फाइलम एनिलीडा के मेंबर में क्या है। तो अगर कोई पूछे एनिलीडा में जिसका मेंबर मेरे पास आता है केंचुआ, बेटा एनिलीडा में उत्सर्जन के लिए पाई जाती है नेफ्रीडिया। एनिलीडा में उत्सर्जन के लिए अपने पास है मेरे बच्चे नेफ्रीडिया। बोल गुरुजी ठीक है। सर आप बताइए अगर हमसे कोई कहे आर्थ्रोपोडा में, अगर कोई कहे कि आप हमें बताओ ऑर्थ्रोपोडा में कौन सी है, तो बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना। जब भी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो हम यहां पे 3 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कीट, जिनको अपन बोलते हैं इंसेक्ट्स। फिर हम बात करें क्रिस्टेशियंस, ये क्रिस्टेशियन है, ये मेरे पास है जलीय आर्थ्रोपोड। ये मेरे पास है जलीय आर्थ्रोपोड्स।
एंड तीसरा मेरे से बात करें तो हमने बोला अपने पास सीधी बात करें बिच्छू के बारे में, जिसको अपने बोल दिया स्कॉर्पियन। इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। बेटा अगर कोई हमसे कहे कीटों का उत्सर्जी अंग बताओ तो हम कहेंगे मेलपीगियन नलिका। कि कीटों का उत्सर्जी अंग है। बोला सर ठीक है। कोई कहेगा क्रिस्टीशियन का बताओ, हमने बोला इसका है ग्रीन ग्लैंड। या इसी को बोलते एंटीनरी इसी को बोलते एंटीनरी ग्रंथि। तीसरा अगर कोई कहे हमसे कि आप हमें बिच्छू का बताओ तो बड़े ध्यान से देखना, जब भी कहे बिच्छू का बताओ तो बिच्छू का अपने पास है कोक्सल ग्रंथि। बिच्छू का अपने पास जो आता है वो आता है कोक्सल ग्रंथि। अंतिम बच गया मेरे पास जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अंतिम बच गया वो कहेगा कशेरू की। इन कशेरू की को ही अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जब भी बोले कशेरू की में बताओ, वर्टिब्रेट्स में बताओ, तो याद रखना इन कशेरू की में वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन जो होता है वो होता है मेरे बच्चे किडनी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। ये मोटी मोटी सी बात जो थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। उम्मीद कर रहा हूं इतनी सी कहानी एकदम क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। और जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फिर मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा रसगुल्लों की अदालत में, सीधा मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा रसगुल्लों की अदालत में। जल्दी से नोट करो पहले इतनी सी बात। यस, जल्दी से इतनी सी बात नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, बिल्कुल इतनी सी बात नोट करो। कर लिया गुरुजी, नोटेड 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 नोटेड। क्या बात है, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। नहीं गुरुजी अब हम रुकने वाले नहीं है सर, नहीं है सर। तो अगर रुकने वाले नहीं हो तो फिर रुक जाओ मेरे भाई, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आज के लिए बहुत है, सफिशिएंट है ना। क्योंकि अगली हेडिंग आ गई, वो डायरेक्ट आ गया मानव उत्सर्जन तंत्र। हम चाह रहे थे कि किडनी की पूरी कहानी जो थी वो वहीं से जीरो से पढ़ना शुरू करें, अगले ही लेक्चर से घोच-पोच ना फैलाए उसमें। तो यहां पर आज की कहानी होती है खत्म, और रसगुल्ला आर्मी ने कर दिया है कि जय हिंद कमांडर, आज के लिए बहुत है। और अगर आज के लिए बहुत है तो फिर हम चलेंगे अब रसगुल्लों की अदालत में, हम चलेंगे अब रसगुल्लों की अदालत में। तो जुड़ जाओ जल्दी से, पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी तांडव मचाने के लिए, तबाही मचाने के लिए आज के इस जबरदस्त जिंदाबाद बवंडर लेक्चर में। जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, कम ऑन, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। यस, चलो, आर यू रेडी? अगर कह रहे हो कि सर हम एकदम रेडी हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं, तो जल्दी से ये छोटा सा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर फेंक दिया है। जल्दी से इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से सवाल को आप लगा दीजिए। यस,
देखते भाई साहब 100% जवाब आना चाहिए। लक्ष्य बैच के बच्चों ने 100% पोल का रेस्पॉन्स दिया भाई साहब, रिकॉर्ड बनाया उन बच्चों ने, है ना। अब देखते हैं कि आप भी क्या कभी 100% लेके आ पाओगे। बस उसी क्षण का इंतजार है, बस उसी क्षण का इंतजार है। यस, बड़े ध्यान से देखना बेटा। सवाल में पूछा गया है निम्न में से कौन से प्राणी समूह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आपको पता है अमोनिया का उत्सर्जन पानी में रहने वाला करेगा। पहले वाले में कीट नहीं हो सकता, कुछ जलीय उभयचर तो करते हैं, लेकिन स्थलीय उभयचर जैसे सैलामेंडर जो था वो तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन फ्रॉग है वो यूरिया का करता है। तो यहां पे भी गड़बड़ है, लेकिन कीट से वैसे ही कट गया। यहां पे फिर आ गया उभयचर, समुद्री मछलियां। यहां पे आ गया पक्षी, सरीसृप एंड स्तनधारी, तीनों के तीनों ही आ गए। यहां पे अस्थिल मछली भी करती है, जलीय उभयचर भी करते हैं, जलीय ऑर्थ्रोपोड भी करते हैं। इसलिए उत्तर गया 4 4 4, उत्तर गया 4। कितने प्रतिशत भारत की रसगुल्ला आर्मी ने सही किया होगा, देखते हैं भाई साहब जरा। ओ माय गॉड, मात्र 71% जनता का सही जवाब है ना। हम तो यार 100 का आंकड़ा लेने की कोशिश कर रहे थे, ये तो 100 के आसपास भी नहीं पहुंचा यार। कमाल कर दिया यार, एकदम एकदम कमाल कर दिया। चलिए 71% जनता ने सही जवाब दिया है, शाबाश बच्चों। चलो कोशिश करो, कुछ नया निकल के आएगा। बहुत इत्मीनान से कोशिश करिएगा। यस, कोशिश कीजिएगा। यस, अब बेटा यहां पे आप देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पे हमने दिखा दिया है। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, बड़े इत्मीनान से देखिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। आजकल नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, तो ये सवाल पढ़ने में भी बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं और एक एक वर्ड पे पूरा खेल हो जाता है। तो कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना और जबरदस्त जवाब देना। समय शुरू होता है अब, पूरे 1 मिनट का समय आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दिया जा रहा है। यस, लगाओ भाई। अपनी रैंक भी लिखते रहना ताकि मुझे यह पता चल जाए कि लोग कितने लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। यस, ये आइडिया लग जाए मुझे। सवाल सही होना चाहिए, सवाल सही होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य सवाल को सही करना है। स्क्रीन पे 10 में दिखने के चक्कर में जल्दबाजी में गलती मत कर देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सवाल सही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बाकी सब बातें तो एम ही है, फालतू की बातें हैं। यस, बहुत प्यारा सवाल है। जल्दी से देखना बेटा, एनसीईआरटी का अभी तक का जो मेरे टेबल में बताई एनसीईआरटी ने, वो बहुत लंबी चौड़ी भसड़ फैला के दे रखी है। उन्हीं बातों को अपन लेके चल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतुओं में यूरिक अम्ल जल की कम मात्रा या कम हानि के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उपस्थित होता है। बिल्कुल इसी रूप में उसका उत्सर्जन किया जाता है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, यूरियोटेलिक जंतुओं में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यकृत जो था वो अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता है और यूरिया बनाता है, उसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है। अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं में अमोनिया क्लोम की सतह या फिर शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित होते हैं। बिल्कुल किसके रूप में? अमोनियम आयन के रूप में होते हैं। एकदम सही बात, एकदम सटीक बात। यस,
ये कह रहा है जल के संरक्षण के लिए यूरिया और अमोनिया जैसे कम विषैले पदार्थों का उत्पादन आवश्यक है। बेटा यूरिया तो ठीक है, लेकिन यूरिक अम्ल आना चाहिए था, क्योंकि यहां पे दे दिया अमोनिया, और अमोनिया तो सबसे ज्यादा विषैला है, तो ये बात क्या होगी? गलत। ये कह रहा है गलत विकल्प को चुनिए, तो गलत तो चारों में कौन सा है? डी, इसलिए उत्तर गया वो गया 2, उत्तर गया वो गया 2, उत्तर गया वो गया 2, वो गया 2, वो गया 2। यस, ओ माय गॉड, 40% जनता ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने तो गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बोलने से पहले स्क्रीन पे आते ही मैंने ये वर्ड बोला था कि आजकल नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको फंसाएंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पढ़ाई करो, रट्टा मत मारो, लंबे चौड़े पैराग्राफ पे ध्यान मत करो, कॉन्सेप्ट को करो। इसलिए सारी सारी बात मैंने एक टेबल में बिल्कुल अलग अलग करके कंपैरिजन करके लिखाई थी, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना बचे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि 60% लोगों के मुंह में झाग आ गया सवाल देखते ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने क्लास में जो थी वो कंसंट्रेशन सही नहीं रखी। तो क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ाइए, क्योंकि अगर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को घर जाके दोबारा पढ़ोगे, घंटे 2 घंटे का समय दोगे, तो इसका मतलब यह था कि क्लास में आपने कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करी, तो घर तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ही, और उतना फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आएगी। विशेष करके ध्यान दें। चलिए अगले सवाल की तरफ अपन मूव करते हैं, रुख पकड़ते हैं। अगले सवाल का क्या कहता है? अगला सवाल बड़े ध्यान से देखना। अगेन बड़ा ही बवंडर, जबरदस्त, जिंदाबाद सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह स्टेटमेंट वाला सवाल है। नीट में आजकल ऐसे ही सवाल आ भी रहे हैं लगातार। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त सवाल। इस सवाल को लगाने के लिए भी पूरे 1 मिनट का समय है। देखते हैं भारत की रसगुल्ला आर्मी क्या पिछली हार से सबक लेती है? भारत की रसगुल्ला आर्मी क्या पिछली हार से सबक लेती है? यस, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथनों का पता लगाइए। गलत बात ढूंढनी है, बड़े ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। वो कह रहा है अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की अहम भूमिका होती है। एकदम गलत बात है। अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की भूमिका ना के बराबर है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ये कह रहा है स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी अधिक आविश मतलब अधिक वैसिले नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। गलत बात। अरे यूरिया और यूरिक अम्ल तो कम विषैले हैं, ज्यादा विषैला तो अमोनिया है, और इसने इन दोनों को क्या बता दिया? अधिक आविश बता दिया। इसलिए बात क्या हो गई? गलत हो गई। अगला सवाल देखना। यूरिया उत्सर्जी प्राणियों के वृक्कों की आधात्री में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। हां, ये तो एनसीईआरटी की भी लाइन थी, और हमने बोला भी था एक कॉमन बात कि शरीर के द्रव्य की परासरणता को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में यूरिया संग्रहित हो जाता है। बिल्कुल बात बताई थी। यस, एकदम सही बात है। ये कह रहा है यूरिकोटेलिक प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम हानि के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है।
तो उसने गलत बात पूछी कि गलत कौन सी है, पहले वाला और दूसरे वाला गलत है, मतलब आंसर क्या गया, आंसर गया अपने पास फर्स्ट, आंसर गया मेरे बच्चे अपने पास फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। कितनी जनता ने फर्स्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। देखो भाई, अरे वाह, इस बार अच्छा कमबैक किया, क्या बात है, क्या बात है, लोगों में सुधार है, अच्छा कमबैक है। लगभग 61% जनता ने एकदम सही जवाब दिया। काज, गजब गजब गजब, बवंडर बच्चों, क्या बात बच्चों, एकदम बवंडर, शाबाश मेरे लाडलो, शाबाश। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज के होमवर्क के बारे में कि आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है, आज जो हमने क्लास ली है, उस क्लास से कौन कौन से सवाल हमें लगा लेने चाहिए। तो सबसे पहले घर जाके एक बार एनसीईआरटी माता जो है, उस एनसीईआरटी माता को पढ़ो। सबसे पहला काम यही करना है बेटा, घर जाके सबसे पहले एनसीईआरटी माता को पढ़ना है, एनसीईआरटी माता को पढ़ना है, ये सबसे पहला काम है। चले भैया, क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप चीजें हैं, इनमें घोचपोच हो रही है, कई सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, इसलिए एक बार सलीके से पढ़ लेना, लेकिन नोट्स पढ़ के क्लियर करके तभी आगे बढ़ना। यस, दूसरी बात, आपके पास मॉड्यूल होगा, तो अगर मॉड्यूल होगा तो उसके एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है, उस 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लगा लेना, बहुत अच्छे से लगा लेना, ठीक है। इतना काम कर देना, इतना काम करते ही आज की कहानी जो है वो एकदम खलास, एकदम खत्म हो जाएगी। और ये कह रहे हो कि सर आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ, चीजें सीखने को मिली, मजा आ गया, बवंडर आ गया, तो इस हिसाब से लेक्चर भी बन जाएगा जबरदस्त, जिंदाबाद बवंडर लेक्चर। तो अगर मजा आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, गजब धमाका मचा, तो लिख देना बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर। और फिर हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 11 से 1 वाले शो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।